जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD 5 का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में देखने को मिलता है। TS एलियट के निर्वैयक्तिकता सिद्धांत का विवेचन कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि निर्वैयक्तिकता का मतलब क्या है। तो इसको अगर हम लोग किताबी भाषा में न समझकर अगर सरल भाषा में समझें तो मान लीजिए कोई एक कवि है या लेखक है और वो कुछ रचना करता है, ठीक है। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि जो भी कवि होते हैं, जैसे हम लोग महादेवी वर्मा को ले लेते हैं, ठीक है। महादेवी वर्मा ने क्या किया है, उन्होंने एक कविता लिखी, मैं नीर भरी दुख की बदली। अब उस नीर भरी दुख की बदली जो कविता है उनमें उन्होंने अपने अनुभव को, अपने विचारों को, अपने मन में उठ रहे सारे अनुभव भाव, सारी चीज़ों को उन्होंने उजागर कर दिया है उस कविता में। तो वो जो कविता है वो निर्वैयक्तिकता नहीं हुई। निर्वैयक्तिकता का मतलब हो गया कोई भी कवि या लेखक जब उसके मन में उठ रहे भावों को, विचारों को वो उस लेखनी में नहीं लिखता, बल्कि निष्पक्ष रूप से लिखता है। किसी के पक्ष में जब वो चीज़ें नहीं लिखता है, जब वो अपने पक्ष में सारी चीज़ों को अपने से थोड़ा दूर रख कर लिखता है, तो वो होता है निष्पक्ष निर्वैयक्तिकता, ठीक है। मतलब उसमें उसके मन में उठ रहे किसी भी बात को उसने इंक्लूड नहीं किया है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि इसका सिद्धांत क्या था। TS इलियट का, जो कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो TS इलियट का निर्वैयक्तिकता सिद्धांत, इम्पर्सनैलिटी थ्योरी, उनकी प्रसिद्ध आलोचनात्मक निबंध ट्रेडिशंस एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में प्रस्तुत किया गया है। मतलब यहाँ पे निर्वैयक्तिकता जो सिद्धांत है, इम्पर्सनैलिटी जो थियरी है, वो ट्रेडिशंस एंड द इंडिविजुअल टैलेंट जो उनकी पुस्तक है, निबंध है, आलोचनात्मक जो निबंध है उसी में इंक्लूड किया गया है इसको। यह सिद्धांत कविता और साहित्य के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। एलियट का यह विचार साहित्य में लेख की भूमिका, परंपरा के महत्व और रचनात्मक की प्रक्रिया को समझने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बढ़ते आगे और देख लेते हैं कि निर्वैयक्तिकता सिद्धांत के मुख्य तत्व क्या कौन कौन से हैं। तो कवि का निर्वैयक्तिक दृष्टिकोण, मतलब जो कवि है उसको किसी पक्ष में नहीं लिखना है, निर्वैयक्तिक होना है। किसी भी व्यक्ति के पक्ष में नहीं लिखना है, निर्वैयक्तिक होना है, ठीक है। तो एलियट का तर्क है कि कविता एक व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं है। अगर कविता है, मान लीजिए कोई कविता लिखा जाता है, तो ये कहते हैं कि कविता से व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि ये कवि के अनुभव की, विचारों की और निर्वैयक्तिक प्रस्तुतिकरण है। उनके अनुसार कवि को अपनी भावनाओं और व्यक्तित्व को रचना से अलग रखना चाहिए ताकि कविता एक सार्वभौमिक रूप प्राप्त कर सके। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर उनके अनुसार कवि को अपनी भावनाओं और व्यक्तित्व को रचना से अलग रखना चाहिए। वही मैंने पहले कहा कि अपने भावनाओं को और अपने व्यक्तित्व को अपने जो रचना कर रहे हैं उनसे अलग रखना चाहिए। क्यों अलग रखना है? ताकि जो कविता है एक सार्वभौमिक रूप प्राप्त कर सके, मतलब सभी के लिए समान रूप वो प्राप्त कर सके। कहा गया है द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज एन continual self-sacrifice, a continual existing of personality। तो यहाँ पे उसके बाद दूसरे नंबर पॉइंट में कहा गया है परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा का समन्वय, जिसमें एलियट के अनुसार एक अच्छा कवि केवल मौलिक नहीं होता। अब यहाँ पे मौलिक का मतलब हो गया कि कोई जिसमें आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते, जो पहले से है वो उसी को मौलिक कहते हैं। जो आपके पास ज्ञान पहले से वो मौलिक ज्ञान है। तो कवि क्या है, अच्छा कवि वही है जो केवल मौलिक नहीं होता, बल्कि वो परंपरा के साथ जुड़ा भी होता है। जो परंपराएं चली आ रही हैं उनको भी वो फॉलो करता है। परंपरा का मतलब है साहित्यिक इतिहास, साहित्य का जो इतिहास है उसको वो जहन में रखता है। उसके पूर्ववर्ती जो रचनाएं हैं और सांस्कृतिक विरासत जो है उसको वो संभाल कर रख सकता है। एक कवि का काम इन परंपराओं को आत्मसात करना है, मतलब उन परंपराओं को अच्छे से समझना है और उसमें अपनी प्रतिभा का समन्वय करना है और अपनी प्रतिभा को जोड़कर देखना है। नो पोएट नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट
ऑफ एनी आर्ट हैज़ इज कम्प्लीट मीनिंग अलोन। यहाँ पे इंग्लिश में जो उक्तियाँ दी गई हैं, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है। कविता का उद्देश्य है कि एलियट का मानना है कि कविता का उद्देश्य जो होता है पाठक को भावनात्मक अनुभव प्रदान करना है। मतलब जो पाठक होंगे, जो आपके कविता को पढ़ेंगे, वो जैसे फील कर पाएँ और उसके फीलिंग्स में डूब जाएं। लेकिन ये अनुभव कवि के व्यक्तिगत जीवन या भावनाओं से सीधे जुड़ा नहीं होना चाहिए। आप जो कविता लिखते हैं उस कविता को लिखिए, लेकिन उसमें फीलिंग्स डालिए, लेकिन वो फीलिंग्स आपके पर्सनल जीवन से संबंधित नहीं होना चाहिए। चाहे किसी और का जीवन आप डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि कवि का व्यक्तित्व और उनकी भावनाएं कविता में शामिल नहीं होनी चाहिए। कवि का कुछ भी, लेखनी को छोड़कर बाकी कुछ भी इस निर्व्यक्तिकता में या फिर इस निर्व्यक्तिकता के अंतर्गत जो कविता आएगी उसमें शामिल नहीं करना है, बल्कि कवि एक प्रेरक और माध्यम की तरह कार्य करता रहे। ठीक है। अगर बात करें रचना प्रक्रिया में रसायन शास्त्रीय दृष्टांत की, तो एलियट ने कविता की रचना प्रक्रिया को रसायन शास्त्र के साथ उदाहरण से समझाया। इन्होंने क्या किया, जो कविता थी, कविता को रसायन शास्त्र के उदाहरण से एक बहुत अच्छे से समझाया। जैसे प्लेटिनम पर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया जब होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाती है। ठीक वैसे ही कवि के मन में जो विचार आते हैं, जो भावनाएं आते हैं, अगर वो मिल जाते हैं तो मिलकर कविता का तो निर्माण करते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में कवि का व्यक्तित्व प्रतिक्रिया में शामिल नहीं होता, लेकिन वो इसे संचालित करता है। जो भी कविता, मान लीजिए ये वाला व्यक्ति है, ठीक है, और ये व्यक्ति कविता लिखता है, लेकिन इस कविता लेखन में इसके मन में जो फीलिंग्स है, यहाँ पे इसके मन में जो फीलिंग्स है, वो इन सारी चीज़ों को कविता में नहीं लिख सकता अपनी। ठीक है, इसमें लिखना मना है, नहीं लिख सकता, लेकिन कविता को लिखने का काम तो यही कर रहा है। ठीक है ना, तो वो इसे संचालित करता है, लेकिन वो अपनी बातें नहीं लिख सकता। अपने मन की उठी दुख वेदना को वो नहीं लिख सकता। कविता का मूल्यांकन अगर करें तो एलियट का मानना है कि कविता का मूल्यांकन इस बात से नहीं होना चाहिए कि कवि ने क्या महसूस किया है। निर्व्यक्तिकता में कवि का जो कविता है उसका मूल्यांकन करते वक्त हमें ये समझना चाहिए कि इस बात से उसका मूल्यांकन नहीं होना चाहिए कि कवि ने इस कविता को लिखते वक्त क्या महसूस किया। बिल्कुल इस बात से नहीं करना चाहिए, बल्कि इस आधार पर होना चाहिए कि कविता में अनुभव और भावनाएं किस प्रकार प्रभावी ढंग से प्रस्तुत की गई हैं। बल्कि ये देखना है कि कविता में जो भावनाएं जोड़ी गई हैं, जो अनुभव दिए गए हैं, जो अनुभव और भावनाएं उसमें देकर कविता जो लिखी गई है, वो कहाँ तक प्रभावी है, वो कहाँ तक अपना प्रभाव डाल सकती है। छठा नंबर पॉइंट है, निर्व्यक्तिकता का उद्देश्य क्या है। तो निर्व्यक्तिकता का उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि कविता सार्वभौमिक और कलातीत बने। मतलब किसी भी व्यक्ति के पर्सनल बातें, पर्सनल कोई भी अनुभव, पर्सनल कोई भी एक्सपीरियंस उसमें नहीं होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि वो सार्वभौमिक बने, क्योंकि वो सबके लिए समान बने, निष्पक्ष बने और समय के साथ उसकी कभी वैल्यू कम ना हो, कालातीत बने। कवि को अपने व्यक्तिगत जीवन और भावनाओं को कविता से अलग रखना चाहिए ताकि रचना में निरपेक्षता और गहराई आ जाए। तो ये रहा टी.एस. एलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो दोस्तों, निष्कर्ष को समझने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के साथ चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुंचे। और आप लोग अगर बताना चाहें तो आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा चल रहा है, कैसा हो रहा है जो एग्ज़ाम आप लोगों का चल रहा है। ठीक है, तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग कहेंगे कि टी.एस. एलियट का निर्व्यक्तिकता सिद्धांत साहित्यिक आलोचना और काव्य सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। टी.एस. एलियट का जो आलोचना या काव्य सिद्धांत है वो एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हमें देता है। यह रचनात्मकता में परंपरा, व्यक्तिगत और भावनाओं के संतुलन को समझने की कोशिश करता है। हालांकि इस सिद्धांत को आलोचना का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह साहित्यिक अध्ययन में एक नई दिशा प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। मतलब ये जो निर्व्यक्तिकता का जो सिद्धांत है, ये इसके ऊपर बहुत सारी आलोचना की जाती है, लेकिन
अगर आप चाहते हैं कि साहित्य में कुछ नई चीज़ें मिले सीखने को, कुछ नई चीज़ें जो कि मिले, तो उसके लिए ये बहुत प्रभावशाली तरीका है कि अपने व्यक्तिगत बातों को कभी ना लिखें। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र में टी.एस. एलियट ने ये बातें कही थी। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद।